बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपटराज गानी वार्ड्स में मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना, अमले का निजी ब्लड बैंक से खून मंगवाने का इंकशाफ, बदतमीजी के वाकयात में भी इजाफा हो गया। एक तीमारदार ने कहा, जगह होने के बावजूद मरीज को दाखिल नहीं किया जाता, मुफ्त ब्लड बैंक की बजाय निजी लैब भेजा जाता है। 18,000 रुपए में एक बोतल मिलती है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल, अपडेट कीजिएगा। राबेल अशरफ की आवाज़ हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज है, गायनी वार्ड्स में मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अमले का निजी ब्लड बैंक से खून मंगवाने का इंकशाफ सामने आ रहा है और बदतमीजी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। एक तीमारदार ने कहा है कि जगह होने के बावजूद मरीज को दाखिल नहीं किया जाता है। बात करेंगे, राबेल अशरफ ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। राबेल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे कि जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज है, गायनी वार्ड्स में मरीजों और लवाहिकीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अमले का निजी ब्लड बैंक से खून मंगवाने का इंकशाफ भी सामने आया है। मेरा नाम है अदील, मलीर से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी वाइफ का जो है डिलीवरी केस था कोरंगी 5 नंबर में। कोरंगी 5 नंबर पे जो है डिलीवरी हो गई थी मेरी वाइफ की। उसके बाद जो है कोरंगी 5 वालों ने मुझे रिकमेंड कर दिया था जिना हॉस्पिटल। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर के रात को 3 बजे जिना हॉस्पिटल आया था इमरजेंसी में। पहले तो जिना हॉस्पिटल वाले मेरी वाइफ को जो है वो यहाँ पे जो है वो एडमिट नहीं कर रहे थे, एडमिट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद काफ़ी बहस के बाद उन्होंने एडमिट तो कर लिया। एडमिट करने के कुछ देर बाद वो कहने लगे कि 8 बोतलें खून की अरेंज करके दें। तो मैंने कहा अभी मैं इतनी रात में, अभी इतनी सुबह 8 बोतलें 5 बजे के करीब मैं कहाँ से अरेंज करके दूँगा। मैं गया जिना के ब्लड बैंक में। जिना के ब्लड बैंक के अंदर जो है मैंने वहाँ जा कर के स्लिप वगैरह दी, खून के अरेंजमेंट की बात की। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर का साइन करवा के लेके आए, आ जाओ, आपको एक बोतल यहाँ से अरेंज हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा इसके ऊपर साइन करके दे दें, एक बोतल अरेंज हो जाएगी, बाकी जो है वो कुछ देर में अरेंज करके देंगे। तो डॉक्टर ने बोला 8 बोतलें अभी के अभी चाहिए, 8 बोतलें ही जो है वो अपना मरीज़ को चढ़ानी है। उसके बाद जो है एक नर्स जो है वो मेरे साथ अपना रिक्शे में जो है वो मेरे साथ गई हैं प्राइवेट ब्लड बैंक जाने के बाद उन्होंने वहाँ से जो है वो अरेंज करवाई हैं 8 बोतलें ब्लड की। 8 बोतलें ब्लड की अरेंज करवा के वहाँ से मुझसे पैसे दिलवाए गए। मैंने वहाँ पेमेंट किया 8 बोतलों की। कैश पेमेंट देने के बाद मुझे जो है वहाँ से 8 बोतलें उन्होंने, ये मेरे मरीज़ के लिए 8 बोतलें उन्होंने चढ़वाई। उसमें से मैंने उनको कहा कि अभी 2 बोतलें आप ले लें, बाकी कभी मैं अरेंज कर दूँगा। तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। हालांकि यहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जिना की लेबॉर्ट्री में ब्लड बैंक के अंदर, यहाँ से फ्री मिल जाता है। इन लोगों ने फ्री ब्लड नहीं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC 8 अल-फलाह ब्लॉक A में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार पानी की लाइन फट गई, जिसके बायस हजारों गैलन पानी जाया हो गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC 8 जो कि ब्लॉक A अल-फलाह का इलाका कहलाता है, यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ सूरत हाल ये है कि पानी की 6 इंच कतर की लाइन जो है वो अचानक फटी है, जिसके नतीजे में पूरा इलाका जलथल हो गया। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ये गलियाँ जो हैं वो जलथल का मंजर पेश कर रही हैं। जगह जगह पानी जो है वो तालाब की शक्ल में मौजूद है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि हज़ारों गैलन मीठा पानी जो है वो ज़ाया हो गया है, बल्कि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से इस लाइन की मरम्मत के काम का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन इलाका मकीन जो हैं वो इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के रहायशी भी हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, ये लाइन कितनी मरतबा फट चुकी है और ये इस लाइन का आप मुस्तकिल हल क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम।
असल में ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले हमारी मेन लाइन जो है वो 12 इंच की डाली गई है। अब अंदर की पुरानी बोसीदा हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से बार बार ये दूसरी दफ़ा ये लाइन फटी है और कई हज़ार गैलन पानी ज़ाया हो चुका है और इलाका मकीन जो है इंतहाई शदीद परेशानी के। तो इसकी तजवीज़ ये है कि अंदर की लाइनों को भी चेंज किया जाए तो ये मसला हल होगा। ये ऐसे मसला हल होने का नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि 15 दिन से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इलाका मकीन पानी के हवाले से। बिल्कुल कहा यह जा रहा है, शहरियों का मुतालबा है कि मेन लाइन जो है 12 इंच कतर की नहीं डाली गई है, लेकिन उस लाइन को से जो जोड़ा गया है इंटरनल लाइनों को, जो कि छोटी लाइनें हैं, वो बोसीदा हैं, पुरानी हैं, सीमेंट की बनी हुई हैं, उनको भी तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और आए रोज़ जो है वो कहीं ना कहीं से ये लाइनें जो हैं फट रही हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से कि इन लाइनों को भी तब्दील किया जाए। जी, पीआईए का माली बहरान और पीएसओ से ईंधन का मामला संगीन हो गया। पीआईए की कराची से जाने वाली 8 परवाजें मनसूख, जबकि एक ताखीर का शिकार है। 2 हफ्तों के दौरान पीआईए को 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। मजीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है पीआईए और पीएसओ के दरमियान जो ईंधन की फराहमी है उसका जो है वो बहरान शिद्दत इख्तियार जो है वो करता जा रहा है, जिसमें इसके बाइस जो मुसाफिर हैं वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा की बुनियादों पे जो है वो जो परवाजें हैं वो मंसूख हो रही हैं। आज की अगर आप बात करें परवाज़ों की तो आज भी जो है वो तकरीबन 8 परवाजें जो है वो मंसूख हुई हैं, जबकि एक जो है वो परवाज़ उसमें जो है वो ताख़ीर का शिकार है। कराची से ही अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है वो 8 कौमी एयरलाइन की परवाजें हैं जो कि बैरून मुल्क और जो है वो मुल्की परवाजें हैं जो कि मंसूख की गई हैं, जिसके बाइस 2 हफ्तों में तकरीबन जो है वो पता चल रहा है कि तकरीबन 1 सप्ताह से ज़ायद जो ये परवाजें हैं वो मंसूख हुई हैं, जिससे जो कौमी एयरलाइन है उसको जो है वो 8 अरब से ज़ायद जो है वो नुकसान का जो है वो अदाला करना पड़ रहा है। और जो मुसाफिर है वो अपने न सिर्फ टिकट्स वापस रिटर्न करने का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि जो पीआईए की कौमी एयरलाइन से जो है वो टिकट बुकिंग है उसमें भी जो है वो काफ़ी कमी जो है वो वाक़ई हो रही है। ठीक है शाहरुख शाह, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, हम देख रहे हैं कि काफ़ी माली बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है पीआईए का, तो इसको हल करने के लिए कोई प्लान तरतीब दिया जा रहा है, कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स मनसूख हो रही हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं। की हुकूमत से भी रब्ता हुआ निगरान सेटअप है, जिसमें सेक्रेटरी एविएशन भी है, सेक्रेटरी फाइनेंस है। अगर देखा जाए यहाँ पर के पीआईए को शदीद माली बहरान का शिकार है। बुनियादी वजह अगर देखी जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, तो फ्यूलिंग का मसला आया हुआ है और तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है फ्यूलिंग के लिए, जिससे वो मुसाफिर अब टिकट जो है कैंसिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त पीआईए जो इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा कर रहा है, जिसे मजमूई तौर पर जैसे कि पीएसओ को यौमिया बुनियाद पर अदायगी कर रहा है और उसी के साथ फाइनेंस दे रहा है कि इन फ्लाइट्स को क्यों दिया जाए जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज में बात करें तो पीआईए की जो टिकट थी जो इंटरनेशनल पे वो 55 से 60 करोड़ रुपए मालियत की टिकट भी कैंसिल हुई है, उसकी अदायगी भी पीआईए ने की है। गुज़िश्ता रोज ही सिर्फ $12 लाख मालियत की टिकट कैंसिल हुई थी, जिसकी अदायगी जो है पीआईए ने मुसाफिर को की है। अब यहाँ पे जो डेली बेसिस पे जो फ्यूलिंग है उसकी भी लिमिट कम होती जा रही है। पहले वो 10 करोड़ 12 करोड़ की, अब गुज़िश्ता रोज 7 करोड़ की अदायगी की थी पीआईए ने और 7 परवाज़ों की फ्यूलिंग का कहा था। आज जो कर रहे हैं, जो तर्जुमान से हमारी बात हुई अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा है कि आज पीआईए ने जो है पीएसओ को 6 करोड़ रुपए की अदायगी की, उसके साथ यकीनन पेरेंट्स भी दी होगी 5 से 6 फ्लाइट की। अब मजमूई तौर पर जहाँ ये कहा जा रहा है कि जो फ्लाइट भी कैंसिल हो रही है, साथ में जो मुसाफिर है वो अपनी जो टिकट बुक की हुई थी वो मनसूख कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीआईए को जो शदीद मुश्किलात का सामना हो गया। अब माली बहरान क्योंकि पीआईए जब जहाज उड़ेंगे तभी रेवेन्यू आएगा तो तमाम इदारों को दिया जाएगा। यहाँ मजमूई तौर पर देखा जाए पीआईए को एफबीआर को जो है तकरीबन एफसीडी की मद में 9 अरब रुपए अब तक देने हैं, जबकि सिविल एविएशन को भी अरबों रुपए देने। अब इसके बाद सबसे बड़ा मसला है कि नया माह शुरू होने वाला, ये महीना एंड होने वाला है, तो तकरीबन जो मुलाजमीन है उनकी जो तनख्वाहें वो कैसे अदा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मसाइल हुए थे जो सिविल एविएशन को अदायगी करनी थी, उसको रोक कर जो है वो अदायगी की गई थी। अब मजीद अरबों रुपए तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए पीआईए को चाहिए कि ये जो अक्टूबर खत्म हो रहा है उसके बाद सबको सेटलमेंट करना है, तो किस तरीके से चलना होगा। माली बहरान
शदीद में संगीन हुआ है और साथ ही फ्लाइट भी कम से कम होती जा रही है और पीआईए कैसे रेवेन्यू कमाया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि पीआईए की जो फ्लाइट है मजबूरी तौर पर जो उड़ान भरने के काबिल है वो 24 के करीब है और वो जब उड़ेंगी तभी जो है वो रेवेन्यू आएगा, तभी ये तमाम इदारों को ये पैसे दे सकेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज सिर्फ 7 परवाजें जी की जो उड़ान भर सकी थी, जिसके 7 परवाजों की फीलिंग की गई थी। अब यहाँ पे आज देखा जा रहा है जो 7 करोड़ अदा किए थे आज 6 करोड़ का कहा है और शाम तक का है मजीद 4 से 5 करोड़ की अदायगी पाइपलाइन में। तर्जुमान ने कहा है कि जो सूरत हाल है उसको हम देख रहे हैं और जो माली मुश्किलात है उसको भी देख रहे हैं और फ्यूलिंग के मामला पीएसओ से मुसलसल राब्ते में। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पीआईए ने पीएसओ को 6 करोड़ रुपए आज अदा कर दिए। तर्जमान पीआईए ने बताया शाम तक मजीद 4 से 5 करोड़ रुपए की अदायगी पाइपलाइन में है। पीएसओ ज़राए के मुताबिक पीआईए ने अदायगी के साथ 7 परवाज़ों को फ्यूलिंग की फहरिस्त दी थी। पीआईए ने फ्यूलिंग की रकम दी तो रीफ्यूलिंग नहीं की जा सकी है। इसकी क्या वजूहात हैं ये अशरफ खान से हम जान लेते हैं। अशरफ, ये क्या मामला करार दिया जा रहा है? क्यों देखा जाए मैं आपको बताऊं कि जो पीआईए के मजबूरी तौर पर वाजिबात पीएसओ पे देखेंगे, यानी पीएसओ जो फीलिंग कर रहे थे पिछले वाजिबात जो अपनी जगह पे खड़े हैं जो कि 36 अरब 50 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं, वो जब वो अपनी लिमिट से ऊपर जो गए थे, यानी कि पीआईए की जो लिमिट थी पीएसओ के साथ फ्यूलिंग की 15 अरब रुपए की थी, वो उसे तजावज कर गया था। उसके बाद इनकी बात हुई थी कि यौमिया बुनियाद पर ये फ्यूलिंग के लिए पैसे देंगे और ये आज से नहीं कई सालों से ये चल रहा था। लेकिन अब ये हो गया कि यौमिया बुनियाद पर भी जो 10 से 12 करोड़ रुपए जो इनको चाहिए थे वो भी अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद जो डेली लिमिट भी बढ़ती जा रही थी, जिस जैसे कि हमने देखा 1 महीने से जो मुश्किलात का सामना है और पिछले 2 हफ्ते शदीद मुश्किलात हो गई। बुनियादी वजह यह है कि आपको 2 हफ्ते में जो अदायगी करनी है उसके लिए आपको जो मुश्किलात हुई थी तो 2 अरब रुपए एक साथ अदायगी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे जो है अदायगी की जा रही है। जैसे कि हमने देखा 12 करोड़ दिए, 15 करोड़ दिए, उसके बाद 10 करोड़ दिए, फिर 8 करोड़ दिए, कल जो है 7 करोड़ रुपए दिए थे। अब और ये देखा जाए आज जो है 6 करोड़ दिए। मजबूरी तौर पर उसकी जो पेमेंट है वो कम से कम होती जा रही है। जितनी पेमेंट कम हो रही है फ्लाइट भी कम से कम होती जा रही है। कल सिर्फ 7 परवाजें ही उड़ान भर सकी थी जिनको फ्यूल दिया था। ये एडवांस पेमेंट है, यानी कि जैसे आप फ्यूल पंप पे जाते हैं, आप पेट्रोल डलाते हैं उस गाड़ी में और उसको अदायगी करते हैं तो उतना ही अदायगी करते हैं जितनी का फ्यूल डाला जाता है। उसी तरीके से अभी पीआईए की सूरत हाल ये है कि जितनी वो अदायगी कर रहा है पीएसओ को उतनी की वो फ्यूलिंग कर रहा है। मजबूरी तौर पर आज जो फ्लाइट ऑपरेशन कहा जा रहा है तो 6 से 7 फ्लाइट ऑपरेशन जो पाइपलाइन में होगा, क्योंकि 6 करोड़ रुपए की अदायगी की। पीएसओ ने साफ कह दिया कि पुराने वाजिबात भी हैं 26.5 अरब रुपए के, इसके साथ जो यौमिया अदायगी अगर नहीं होगी तो हम फ्यूलिंग नहीं कर सकेंगे। और ये बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त कंसर्न से देखी जा रही है कि पीआईए का माली बहरान बहुत शदीद संगीन हो गया है। एसबीआई को भी अरबों रुपए देने हैं, सिविल एविएशन को भी देने हैं, साथ में पीएसओ को भी अरबों रुपए देने हैं। उसके साथ साथ पीआईए ने अरबों रुपए जो बैंकों से कर्जा लिया हुआ है उसकी कीमत पे भी देने। अब ये तमाम मामला कैसे हल होंगे उसके लिए हुकूमत जो इसकी निष्कारी की बात कर रही है कि पीआईए का वाहिद हल ये है कि इसकी निष्कारी कर दी जाए। निष्कारी के लिए जो सूरत हाल है इतनी खतरनाक सिचुएशन में, इतने शदीद माली बहरान में कौन आके पीआईए को खरीदेगा ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से इसको बेचा जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि या तो इसको किराए पे दिया जा सकता है कि कोई आके इसके जहाज जो है जो मजबूरी तौर पर 31 फीट ऑपरेशन है उसको किस तरीके से चलाएगा। जब तक 31 जहाज नहीं उड़ान भरेंगे, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा और जो मुलाजमीन की तनख्वाह है वो कैसे दिए जाएंगे, जो पायलट्स हैं, फिर क्रू है, ग्राउंड क्रू है, इन सबको कैसे अदायगी होगी, इन सबकी प्लानिंग करनी होगी। अच्छा अशरफ, वजूहात तो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं माली बहरान की, लेकिन एक चीज़ हम इसको गलत नहीं कह सकते। एक वजह ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर के मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान को लेफ्ट कर रहे हैं। क्या ये भी उन वजूहात में शामिल है? क्योंकि टाइम फ्रेम और कैसे फ्यूल मैनेज करना है, किस तरह से सेटअप करना है, एकदम से ज़्यादा तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, उसमें पीआईए थोड़ा सा नाकाम दिखाई दिया। नहीं, इसमें पीआईए का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि देखा जाए पीआईए के अलावा भी दीगर फ्लाइट्स हैं जो इंटरनेशनल जो ये पाकिस्तान से उड़ान भरती है, मुसाफिर को लेके जाती हैं, जैसे कि हम देखें एमिरेट्स है, दीगर है, फ्लाई दुबई है। अब ये सब अपनी ऑपरेशन तो जारी रखे हुए। यहाँ पे इस वक्त जो कंसर्न है पीआईए का माली बहरान है जो कि बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि सर्कुलर डेट की बात करते हैं, तमाम जो जैसे बिजली की सर्कुलर डेट वो मसाइल एक बना हुआ है, उसी तरीके से पीआईए का माली बहरान है, क्योंकि इसके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। और जो इससे पहले जो हुकूमत के जो
बताया था, जिसमें बयान में कहा था, जो हैरानकुन बयान था कि पीआईए को माहाना जो है 12.5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, और कैसे ये इदारा चल रहा है, ये सवाल निगरान और सेटअप भी उठा रहा है, और उसे कैसे चलाया जाएगा। और ये यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अब ये कोर्ट कर रहे हैं कि निगरान सेटअप के जो वजीर हैं उन्होंने ये चीजें कही थी जो कि ऑन एयर है, और 12.5 अरब रुपए का माहाना नुकसान उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पीआईए के 14 जहाज जो ग्राउंड हुए हैं, बुनियादी तौर पर इस वक्त देखा जाए 31 फ्लाइट ऑपरेशन है, 7 जहाज चल रहे हैं, तो आप खुद समझ सकती है कि 31 फ्लाइट में से अगर 7 जहाज चल रहे हैं तो 24 जहाज तो ऐसे ही खड़े हुए, क्योंकि उनको फ्यूल देने के पैसे नहीं है। मगर अगर मुलाजमीन उनके जो है 15,000 मुलाजमीन, 14,000 मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी जब ये जहाज उड़ेंगे? इस वक्त जो है सिर्फ 7 से 8 जहाज ही उड़ान भर पा रही, 7-8 जहाज जो है पीआईए इतना बड़ा जो आप रेवेन्यू देखें वो कैसे जनरेट होगा, अदालत के करीब मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे आएंगी, पीआईए का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कैसे चलेगा, ये वो सवालात हैं जिसको देखते हुए हुकूमत ने फौरी तौर पर, जैसे कि IMF ने भी कहा है कि निष्कारी की जाए। अब निष्कारी की जो प्लान में उसको टॉप पैलेस में रखा गया है, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो माइग्रेन से भी हमारी बात हुई है, वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर कोई सरमायाकार आता है तो इतनी खतरनाक सिचुएशन में अगर पीआईए को सेल करने जाते हैं या किराए पे देने जाते हैं, कौन इंटरेस्टेड होगा? क्योंकि इतने अरबों रुपए के कर्जे हैं, उसके अरबों रुपए का सूद अदा करना पड़ रहा है, साथ ही आपको FBR के जो FCD की मद में अदायगी करनी है, आपको सिविल एविएशन की अदायगी करनी है। तो इंटरनेशनल रूट सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पीआईए की जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वहाँ स्लॉट्स होती है, जैसे कि आपको वहाँ पे लैंड करना है या टेक ऑफ करना है तो स्लॉट्स होती है, उसकी भी डॉलर में पेमेंट करनी होती है। अगर वो स्लॉट्स एक दफा हाथ से निकल गई पीआईए को तो उससे सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि नए। बिल्कुल, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, शाहरुख शाह ने हमें अपडेट किया था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 60 सुपर हाईवे पुलिस मुकाबले से जख्मी गिरफ्तार डकैतों की टिकटॉक वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। पुलिस के मुताबिक डकैत वारदातों के बाद टिकटॉक में वीडियोस बनाकर जश्न मनाते थे। मुल्ज़मान अदालत की पेशी के दौरान हथकड़ियों में भी वीडियोस बना चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीर वाले दिन साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद है जो वो इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें ज़ुहैब सलीम और आशिफ हुसैन और शहजोर वो शामिल थे। उन चारों मुल्ज़िमान की टिकटॉक वीडियो जो है वो वायरल होकर मंजर आम पर आ गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान जो डकैती की वारदात को सरअंजाम देने के बाद जो है वो अपनी मकाम पर जाकर जो है वो वीडियोस टिकटॉक्स पर बनाकर जो है वो बाकायदा लूटी हुई रकम को उड़ाकर जो है वो उससे जश्न मनाते थे वारदात के बाद। उसके अलावा जो ये भी बताया जा रहा है कि जब मुल्ज़िमान को जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश किया जाता था तो वो कोर्ट के अंदर भी जब पेश किए जाते थे, जब उनके जो साथी जो उनसे मिलने आते थे वो भी इनकी वीडियोस टिकटॉक पे बनाते थे और उनके हाथ से हथकड़ियाँ होती थी, तब भी वो जश्न मनाते हुए भी जो है वो नजर आते थे, जिनकी वीडियो से जो है वो सिटी कंज्यूमर न्यूज़ से जो है वो हासिल कर ली है। पुलिस का कहना है कि ये चारों मुल्ज़िमान इससे पहले भी जो है वो संगीन नौयत की वारदातें जो है वो सैकड़ों शहरियों को भी जो है वो लूट मार कर चुके हैं। मुल्ज़िमान से 4 अदद पिस्टल भी जो है वो बरामद की गई थी। साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में ये मुकाबला जो है वो पीर के दिन जो है पेश आया था। मुल्ज़िमान जो है वो उससे कबल भी जो है वो गिरफ्तार होकर मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं, जबकि मुल्ज़िमान जो है वो सैकड़ों स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं। मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल कर दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान पर मज़ीद 10 से ज़ायद जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा। कारी ज़मीन को जालसाजी के जरिए फ़रोख्त से मुतल्लिक एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध सदीक मेमन, अली हसन बरोही समेत दीगर मुल्ज़मान पेश कर दिए गए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, आज कराची एहतसाब अदालत में सरकारी ज़मीन को जालसाजी के जरिए फ़रोख्त करने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई है। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध सदीक मेमन, अली हसन बरोही समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मुल्ज़िमान ने सरकारी ज़मीन को जालसाजी के जरिए गैर कानूनी अलॉटमेंट की है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्ज़िमान की करप्शन से कौमी खजाने को 55 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। रेफरेंस में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन, गुलाम अब्बास सुमरो, साबिक़ सेक्रेटरी लैंड एंड यूटिलाइजेशन अब्दुल कदीर मेमन, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी लैंड एंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा सुहाग, मूसा काज़मी समेत 12 मुल्ज़िमान शामिल हैं। जी 12 मुल्ज़िमान शामिल हैं। जवाद आसिफ, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।
वाटर कॉरपोरेशन इन एक्शन नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 21 गैर कानूनी कनेक्शन की निशानदेही कर ली गई है। गैर कानूनी कनेक्शन की फहरिस्त सिटी 21 ने हासिल कर ली है। वाटर कॉरपोरेशन ने कनेक्शन की तफसीलात रेंजर्स को फ्राहम कर दी हैं। मजीद बात करेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन। जी बिल्कुल, कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से एक फहरिस्त तैयार की गई है जिसमें सब सॉइल ऑपरेटर्स के हवाले से जो है वो फहरिस्त तैयार की गई है। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो ये तमाम गैर कानूनी कनेक्शन है, जो 21 गैर कानूनी कनेक्शन है जिनकी कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं, निशानदेही की गई है। स्वीपर कॉलोनी, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया और TDA गुलजार हिजरी, सुखिया, गोल्ड और इसके अतराफ में जो है बेशुमार शाराएं जहां पर जो है ये कंडील मारने के बाद जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन हासिल किए गए हैं चोरी छुपके, और वो सनती एरिया को जो है वो तमाम कनेक्शन जो है वो फराम किए गए हैं। ये 21 कनेक्शन फहरिस्त के मुताबिक बताए जाते हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को, रेंजर्स को फराम की गई है। और साथ साथ इस फहरिस्त के साथ जो है वो नाम भी शाया किए गए हैं कि कौन सब सॉइल ऑपरेटर्स हैं जो कि ये गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो सब सॉइल की आड़ में चोरी करके जो है करोड़ों रुपए का पानी चोरी कर रहे हैं और सनती एरिया में मौजूद सनतों को फराम कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद, अजमल खान आफरीदी, अफजल खान, इमरान, दीरवाला, शमशीर और नूर वाहिद के जो है वो नाम बताए गए हैं कि तमाम नाम है जो कि गैर कानूनी कनेक्शन में मुलव्वस हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाक़ की खुसूसी हिदायत पर जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। MD वाटर कॉरपोरेशन ने जो है एंटी थेफ्ट सेल को अहकाम जारी किए हैं कि फौरी तौर पे मुताल्लिक अफसरान के हमरा जो है वो तमाम जो गैर कानूनी कनेक्शन हासिल किए गए हैं, कानूनी कनेक्शन हासिल किए जाएंगे, कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 279.43 रुपये से बढ़कर 280 रुपये पर पहुंच गया है। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा अशरफ, कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 279.43 रुपये से बढ़कर 280 रुपये पर पहुंच गया। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका है। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए इंटरबैंक में रुपए की कदर में जो है कमी देखी जा रही है और कारोबार के दौरान जो है डॉलर फिर से जो है वो तगड़ा हुआ है और तकरीबन 3 रोज में देखा जाए डॉलर 70 पैसे महंगा हो गया, 280 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। माशी माइजन का कहना है कि दराती बिल की तरफ पर जो है रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। साथ ही ओपन मार्केट में देखा जाए, ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 281 रुपए 50 पैसे बरकरार रहा है। यूरो 1 रुपए कमी से 296 रुपए का हो गया। बरतानी पाउंड जो है 343 रुपए बरकरार रहा है। और इसके जो असर देखा जाए तो जो ओपन मार्केट में बरकरार है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हुआ है और 280 रुपए का ट्रेड कर रहा है। अभी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्टेट बैंक का बैंकों के खिलाफ एक्शन। 4 बैंकों पर मजमूई तौर पर 8,31,57,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। 4 बैंकों में UBL, बैंक ऑफ पंजाब, GS बैंक और अलाइड बैंक शामिल हैं। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, स्टेट बैंक ने एक्शन लिया है। 4 बैंकों मजमूई तौर पर 8,31,57,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। इसमें UBL पर 2,65,00,000 रुपए, बैंक ऑफ पंजाब पर 2,15,00,000 रुपए, GS बैंक पर 1,86 लाख रुपए, अलाइड बैंक का 1,65,00,000 रुपए के जुर्माने किए गए। इन बैंकों ने जो है जनरल बैंकिंग, फॉरेक्स और सार्फिन की मालूमात न रखने की खिलाफवर्जी की है। स्टेट बैंक के मुताबिक इन तमाम बैंकों को जो है फौरी तौर पर मसाइल हल करने की हिदायत कर दी और सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज से ही मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी पर जोर देखा गया है। मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। आप बिल्कुल देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज़ भी मुस्बत रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स के इजाफे से 51,400 की सतह अबूर कर गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर है अमीन यूसुफ, उनसे बात करें। मुझे बताइएगा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की वजह बन रहे हैं? देखिए, एक तो आपका रुपये काफ़ी हद तक अप्रिशिएट कर गया, एक रीज़न ये भी है, प्लस इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आएंगे, प्लस इंटरेस्ट रेट भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे आएगा, और प्लस देखिए सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, गैस की प्राइसेस पास ऑन हो गई।
कंज्यूमर पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट, फर्टिलाइज़र पे आया। तो ऑब्वियसली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। और एक और चीज़ है जो ट्रिगर करेगी इलेक्शन की डेट। अगर इलेक्शन की डेट हो जाती तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और ट्रिगर कर सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। रिजल्ट्स भी देखें, नो डाउट बहुत अच्छे आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र के देख लें आप, रिफाइनरीज़ के देख लें, ऑयल कंपनीज़ के देख लें, तो रिजल्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर अभी भी देखें तो मार्केट में चीज़ें आपको सस्ती मिल रही हैं। अच्छा अमीन भाई, पिछले हफ्ते भी हमने देखा मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। इस हफ्ते की बात करें, तीनों दिन अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर्स कैसा लग रहा है? देखिए फ्यूचर में यही, जिससे मैंने अभी कहा कि अभी फर्दर अगर और आपका रुपये अप्रिशिएट करेगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी। एक जो चीज़ ट्रिगर करेगी मॉनेटरी पॉलिसी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पर 2 या 2.5% भी हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशन 1% की है। मुझे लग रहा है कि ज़ब अच्छा कट होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे लोकली ऑयल की प्राइसेस पास ऑन हुई हैं, तो चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई हैं। तो उसका इम्पैक्ट फ़ौरन तो नहीं आता, जब एक चीज़ घटती है तो उसका इम्पैक्ट साइमल्टेनियसली आपको नज़र आता है। तो आने वाले दिनों में महंगाई अगर कम होगी, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 30% से ज़्यादा है और अगर अब 20% पे आ जाती है तो ऑब्वियसली नीचे आएंगे। और प्लस टी बिल्स के ऑप्शंस में भी आपने देखा कि नीचे जो लॉन्ग टर्म है बॉन्ड से उसमें नीचे यील्ड आ रही है। तो आने वाले दिनों में लग रहा है कि रेट जो है ना आपके नीचे आएंगे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो स्टॉक मार्केट में लोग आ रहे होते हैं, फिक्स से कन्वर्ट कर यहाँ पे आ रहे होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड भी मिल रहे होते हैं और कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है। यानी कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं मई 2017 में 52,800 की सतह अबूर किया थी, तो इम्कान है कि अबूर कर सकते हैं एक बार फिर? देखिए बिल्कुल कर सकती है। देखिए यही आप देखें, एनालाइज करें, 2008 में मार्केट का इंडेक्स 6000 पे आ गया था और लोग कह रहे थे कि ताले लग जाएंगे, और वही मार्केट ने ऑल टाइम हाई आपने बताया 52,985 का हाई बनाया था 2017 में। तो अभी क्यों नहीं बना सकती? अभी तो देखिए मार्केट में बहुत रूम है। अगर आप पूरा और एनालाइज करें मार्केट को, आपकी ऑयल सेक्टर बढ़ा है, रिफाइनरी बढ़ी, अभी तो सीमेंट सेक्टर है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर फर्दर कम होते हैं तो सीमेंट सेक्टर पर भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि इनकी लेवरेज कॉस्ट नीचे आएंगी। तो आने वाले दिनों में आप चीज़ें बेहतर होंगी। एक चीज़ जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन की डेट आ जाती है तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर बाहर से कोई इन्फ्लोज आने के, जो इन्वेस्टर है अगर रुका हुआ है, कभी डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से आगे जाके उनको नजर आए कि सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो वो भी एक दे सकते हैं कि इन्फ्लोज भी आ सकते हैं। आप रिजल्ट्स तो देखें, रिजल्ट्स में आपको इतने लोअर पी पे तो कभी भी मार्केट 2008 में भी नहीं थी, तो इतने नीचे। उसकी वजह ये है कि देखिए आपका रुपये जो है ना डिप्रिशिएट हुआ था, उस पर ऑब्वियसली लोग डॉलर की तरफ जा रहे थे, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें लोग यहाँ वापस आ रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स मिलेंगे। इन्वेस्टर तो रिटर्न्स का होता है, जहाँ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वो आ रहा होता है। आप बिल्कुल देखें, मुख्तलिफ वजूहत है जो मार्केट में को इंक्रीज़ करने की वजह बन रही है। इस वक्त मेरे साथ जबरान भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त मार्केट को, जैसा कि जबरान भाई ने बताया, मुख्तलिफ वजूहत हैं, तो इस वक्त जो सरमायाकार और शेयर्स की खरीदारी किन सेक्टर्स में ज़्यादा कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो आपने देखा 51,000 का नया लेवल भी क्रॉस किया, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में जिस तरह मार्च 2017 में जो 52,800 का लेवल था, अब मुझे ये लगता है कि ये भी ब्रेक कर सकता है जिस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर तो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसके बाद जो है ऑयल सेक्टर के बाद जो है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब वो सेक्टर बाकी रह गए हैं जिन्होंने बिल्कुल, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, और इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर हैं जो केमिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, बिल्कुल देखें, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो बताए गए माहिरीन की जानिब से। कहा जा रहा है कि जिस तरह 2017 में 52,800 की सतह मार्केट ने अबूर की थी, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है कि एक बार फिर ये रिकॉर्ड जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर एक्सेल लोड पर अमल दरामद जारी है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मलिक शेर खान ने इंकशाफ किया कि पोर्ट से तो वजन एक्सेल लोड के हिसाब से ही निकलता है, लेकिन इसके बाद गाड़ियों पर मजीद लोड किया जा रहा है। वजूहात क्या है जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ जी, देखा जाए दरामदी माल जो दोनों पोर्ट्स पर आ रहा है, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पे, उसके बाद जो एक्सेल लोड पे वहाँ से अमल दरामद शुरू हो गया। लेकिन देखा जाए जब एक्सेल लोड के अमल दरामद करके माल निकलता है पोर्ट से, तो दीगर शहर में जो आपके जगह हैं वहाँ पे ओवरलोडिंग भी मजीद हो जाती है। क्या माजरा है जानते हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के जो कायम मुकाम सदर हैं मलिक शेर साहब, हम उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, एक्सेल लोड की भी बात की जा रही है और आगे चल के मजीद लोड कर दिया जाता है, इसमें क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शेर खान, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देखें, ये पोर्ट के ऊपर, कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट के ऊपर, दोनों पोर्टों के ऊपर कोर्ट का आर्डर था। उस कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ये लोडिंग दे रहे हैं। ये लोडिंग बिल्कुल एक्सेल वेट के मुताबिक दोनों पोर्टों के ऊपर मिल रही है, मगर वो
हमें जो परेशानी है वो ये है गवर्नमेंट से कि वहाँ से तो उन्होंने एक्सल वेट दोनों पोडे के ऊपर लगा दिया, मगर बाहर से आके वही गाड़ियाँ जनाब अली उसके कोई 40 टन पा के जा रही है, कोई 50 टन पा के जा रही है। तो मेरा कहने का गवर्नमेंट से ये मकसद है कि आप बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके कांटे चालू करें, क्योंकि जो बाहर से वालेशन हो रही वो ना हो, या दोनों चीज़ें देखिए, वहाँ से आधा तितर आधा बटेर, वहाँ से आपने एक्सल लोड के मुताबिक वजन दे रहे हैं और यहाँ से लोग अपनी मर्ज़ी से भर रहे हैं। तो कोई भी काम करो तो एक ही काम करो जिसके ऊपर सारी कौम मुतहद हो। शेर साहब, जैसे आपने मुतालबा किया कि तमाम जो आपके जो कांटे हैं वो बहाल किए जाएं, तो कब से बंद हैं और कहाँ कहाँ कांटे हैं? देखें, कांटे ये हैं हाईवे पे 4 कांटे हैं, हैदराबाद में हैं, वहाँ नेक रोड पे हैं, कासिम पोर्ट वाले पे हैं। तो ये कांटे जितनी में सब चलाने होंगे। ये कांटे चलेंगे तो तब लोग अपनी जगह पे पूरा वज़न एक्सल वेट के मुताबिक लेके जा सकेगा। अगर ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पोर्ट के ऊपर लगा दो और बाहर से लोग जो हैं तो अपनी मर्जी करें, ये तो नहीं चलेगा ना जी। यहाँ पे ये मुतालबा किया है, जैसे कि देखा जाए कराची गुड्स कैरियर के एसोसिएशन के कायम मुकाम जो सदर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि तमाम पोर्ट से जब माल निकले तो उसके बाद जो हाईवे पे जाने के बाद गाड़ियों के लिए जो वज़न करने के लिए कांटे उनको बहाल किया जाए ताकि कोई इजाफी लोड ना कर सके, और इसके लिए वो मुतालबा करें कि काम जो है वो फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कराएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध में गैंग रेप, बच्चियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात का मामला है। एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021 पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नमान गुल से। या बिल्कुल, सिंध में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली ख़वातीन के हवाले से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिस पर आज समाअत हुई है। अदालत ने अहम तरीन केसेस पर तहरीरी जवाब जमा ना कराने पर जो है इज़हार बरहमी किया है। अदालत ने वफाकी वजारत कानून व इंसाफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और महकमा दाखिला सिंध व दीगर से जो है वो तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतासरीन की बहाली और गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताहाल कमेटीज़ तश्कील नहीं दी गई हैं। नाक़िस तफ्तीशी अमल के बाइस ज़्यादती के मुकदमात में सज़ा की शरह जो है वो 10 से 12% हो चुकी है। पुलिस इस्लाहात का भी कानून बनाया गया, मगर इस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अदालत ने जो है वो इन तमाम बातों को सुनते हुए जो है वो अहम तरीन केसेस में जो है वो तहरीरी जवाब जमा ना कराने पर इज़हार बरहमी किया, और उसके बाद जो है वो अदालत ने वफाकी वजारत कानून व इंसाफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और महकमा दाखिला सिंध व दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने फ़रीक़ैन से 30 नवंबर को जवाब तलब किया है। जी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट में फुटबॉल के मुकाबलों का आगाज हो गया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अहमद से। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आज जो है बॉयज़ फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। पहला मैच जो हैप्पी पैलेस स्कूल और लिटिल फॉक्स स्कूल के दरमियान खेला गया। प्लेंटी शूट पर जो है मैच का नतीजा आया है। लिटिल फॉक्स स्कूल ने जो है बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये मैच खेल के मैच विन किया है। हमारे साथ मौजूद है इनके कप्तान और इनकी पूरी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। पहले कप्तान से आप मुझे बताइएगा, जो है बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेंटी शूट हुई जिसमें आप लोगों ने मैच विन किया है, नॉकआउट मरहला है, कैसा लग रहा है? आने से पहले क्या मतलब जहन में माइंड था, कोच क्या माइंड बना के लेकर आए थे कि आज का हमें मैच जीतना है? कोच ने हमें सब समझा कर दिया था। हमारे कोच ने हमें बता दिया था कि हमें अपने डिफेंस और अटैक दोनों पे थोड़ा रखना है। गोलकीपर हमारा पहले से ही ट्रेन था, वो तो अकेडमी का है माशाल्लाह से, और हमारे कोच ने हमें बहुत अच्छे से वो किया, मोटिवेट किया था। हमारे कोच ही सर आते हैं, उनका बहुत इसमें हाथ है, और हमारी टीम के माशाल्लाह से ये हमारे जान मिर्ज़ा और ये गोलकीपर इन्होंने भी किया, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का आज पहला मैच था, हम लोगों ने जीता और बहुत मज़ा आया। अच्छा, इनके गोलकीपर से बात कर लेते हैं जिन्होंने ज़बरदस्त जो है गोल रोक के अपनी टीम को मैच जितवाया। आप मुझे बताएं, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने गोल रोका, मतलब किसी इंटरनेशनल प्लेयर के जो है कीपर को देखते हैं या उसको कॉपी करते हैं, कैसे प्रैक्टिस थी, क्या रहा, और आगे के मैच के लिए क्या आप सोचा हुआ है कि किस तरह आगे क्वालिफाई करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यही सोचा हुआ था कि अच्छी कीपिंग करनी है। मैं शुरू से बचपन से कीपिंग कर रहा हूँ, और मेरे जितने भी कोचेस हैं, दोस्त हैं, सबके साथ मैं कीपिंग ही करता हूँ, और मुझे पता था कि हम लोग गेम में अच्छा स्टार्ट करा था। हमने पूरा गेम डोमिनेट करा, बस एक गोल कंसीड हुआ था और हमें पता था हम वापस कम बैक करेंगे, और हमने कम बैक करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए।
देखें ये हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल फॉक्स स्कूल के ये बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है खेल पेश किया। पहले और सेकंड हाफ में जो है ये मैच बराबर रहा, लेकिन उसके बाद जो है इनकी टीम ने कमबैक करके प्लेंटी शूट पर जो है रिजल्ट इस मैच का आया और बड़ा ही ज़बरदस्त खेल पेश करके मैच जीता और आगे के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है। जी। नेशनल स्टेडियम में अंडर 19 वनडे क्रिकेट सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 59 रन से शिकस्त दे दी। मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज अंडर 19 क्रिकेट सीरीज़ जो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जारी है उसका दूसरा मैच खेला गया। पाकिस्तान ने 59 रन से कामयाबी हासिल की और सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। हमारे साथ मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने वाले अरफात मिनास मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अरफात, कैसा रहा मैच? 95 रन स्कोर किया आपने, क्या था जहन में? मैं जब बैटिंग में गया तो आप लोग मैच देख रहे थे, हम लोगों को अर्ली ऑन विकेट्स हमारी गिर गई, हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो जैसे मैं बैटिंग में गया मैंने कोशिश की कि एक तो अटैक करूं उन पे, क्योंकि वो उस टाइम वो हम पे अटैक कर रहे थे। तो मैंने यही एक तरीका ढूंढा कि इफ़ आई अटैक देम तो शायद हम लोग उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो मैंने जो अपना प्लान किया हुआ था, जिस तरह मैं खेल रहा था, तो इस तरह मुझे सपोर्ट भी मिली पिच से भी और मेरे चांसेस भी मिस हुए। तो जिस वजह से मैं लकी रहा इस इनिंग को बिल्ड करने में और अच्छा टोटल सेट करने में टीम के लिए। हमारी पास्ट में 2 सीरीज़ हो चुकी हैं ऑलरेडी और ये तीसरी सीरीज़ है, तो अच्छी प्रिपरेशन है और अच्छा कॉम्बिनेशन है टीम का। और इसके बाद हमारा वर्ल्ड कप से पहले कैंप भी लगेगा, तो अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा कारकर्दगी पेश करें। अरफात, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने अरफात बड़े पुरुमीद और उनका कहना है कि एक अच्छी टीम बनने जा रही है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले तैयारी है ये बेहतरीन हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन बेहतरीन बनेगा, जिससे पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जीतने में बड़ी आसानी रहेगी। जी। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। सबा परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। अक़वामे आलिम की उम्मीदों का मरकज़, इंसानियत की खिदमत में कोशां अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम के दिन। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी दिन की तकरीब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से मुनक्कद की गई। तकरीब में डिप्टी काउंसिल जनरल नाकगवा यासूशी ने भी शिरकत की। काउंसिल जनरल का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा बहुत होनहार हैं और बहुत खुशी हुई तकरीब में शिरकत करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी दिन जो अक़वामी मुत्तहिदा के दिन इसमें ऐसा मकाला खुलासा देखना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी मैं बिल्कुल समझ आ गया पाकिस्तानी नौजवान अभी इसी टॉपिक पे बहुत दिलचस्पी रखती हैं और अक़वामी मुत्तहिदा की हरकतों में भी जापान का किरदार बहुत ज़्यादा है और इसी लिहाज से पाकिस्तान के साथ तावान और मजबूत करने हैं। तकरीब में मौजूद तलबा ने अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी दिन की मुनासबत से पोस्टर्स और आर्ट वर्क भी पेश किए। तो हमारा यूनाइटेड आज 24 अक्टूबर है, एज़ यू नो कि यूनाइटेड नेशन डे से, तो हम उसके ऊपर हमने एक एग्जीबिशन रखी है जिसपे हमने यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड टॉपिक रखे हैं कि यूनाइटेड नेशन किस पे वर्क कर रहा है। जो आज का दिन है, जो हमें बोलने का मौका मिला है सर फैसल की वजह से, बड़ा हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सीखने को मिलता है। स्टेशन में अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने का, जो भी यूएन के प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान को किस तरह हेल्प आउट कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तकरीब के अख्ताम में कौंसल जनरल जापान नाकगवा यासूशी ने तलबा के पेश किए गए पोस्टर्स और आर्ट वर्क देखा और उन्हें सराहा भी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सबा परवेज, सिटी 21।